नमस्कार। डिजिटल युग में आशुतोष सिन्हा के साथ स्वागत है आपका। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है ना? और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के इस लाइन के साथ मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब घनानंद चाणक्य की बात नहीं मानते हैं और घनानंद यह सोचते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे अच्छा शासक हूँ, फिर ये कुटिल ब्राह्मण मुझे सिखाने क्यों आया है, चाणक्य मुझे बताने क्यों आए हैं। तो उस समय क्या था ना कि चाणक्य ने सोचा कि कुछ तो अलग किया जाए, कुछ डिफरेंट करने का प्रयास करते हैं चाणक्य। चाणक्य कोशिश करते हैं कि कुछ नया लाने का प्रयास करें, चाणक्य कोशिश करते हैं कि मौर्य साम्राज्य स्थापित करें, मतलब कुछ नया दें। तो ये लाइन उन पर सूट कर रही है दुष्यंत कुमार की कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, तो ये आग जलनी चाहिए। चलिए, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूँ आपका आश्रित आशुतोष सिन्हा में। और आज बात करेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की एक वीडियो मेरी आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। तो वह बात भी मैंने बता दिया था उस वीडियो में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। जी हाँ बच्चों, सारी बातें होंगी और आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, डोंट वरी, डाउट्स लिए जाएंगे। चलिए, तो बात कर लें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चाणक्य ने किया। घनानंद से जो परेशान होकर के उन्होंने प्रण लिया था कि हम एक साम्राज्य की स्थापना करेंगे और इस मिट्टी से कोई ऐसा बादशाह बनाएंगे जो आपसे बेस्ट होगा, तो उन्होंने स्थापना किया। अब बात करें कि इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में पता कहाँ कहाँ चलता है, इतिहास में किन जगहों पे मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, इतिहास में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो सबसे अच्छी और सबसे पहली जानकारी तो मिलेगी चाणक्य से ही, क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और यह संभवतः पूरे विश्व का सबसे फर्स्ट पॉलिटी का बुक है, सबसे फर्स्ट पॉलिटी का बुक है, सबसे फर्स्ट राजनीति की किताब पूरे विश्व में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ही है ना मेरे दोस्त। तो इससे बेहतर जानकारी और कहाँ मिलेगी, जो उस समय के थे, उस मौर्य साम्राज्य के समकालीन ही नहीं थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं ये, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु रहे हैं ये। तो इन्होंने राजनीति के पूरे दांवपेच को इसमें समझाने का प्रयास किया। इन्होंने समझाया कि शासन के साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं। राजा, राजा के साथ मंत्री, मंत्री के साथ सेना, सेना के साथ खजाना, खजाना के साथ किसान। ये उन्होंने समझाया कि दुर्ग और जनपद, ये सातों जो है वो सबसे विशेष तथ्य है किसी भी साम्राज्य के लिए। उन्होंने समझाया अर्थशास्त्र में कि एक शासक को कैसा होना चाहिए, उन्होंने समझाया अर्थशास्त्र में कि एक राजा को क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए राजा में। राजा में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपना सुख चैन सब भूल के जनता के लिए जिए। राजा में क्वालिटी होना चाहिए कि वो जनता का सेवक हो। राजा में क्वालिटी होना चाहिए कि वो दिन रात जनता के लिए जिए, जनता सुख में है, दुख में है, उसे अपना पुत्र समझे और उसके लिए जब भी जरूरत हो वो तैयार रहे। उसे समझना चाहिए कि कब उसे अपनी बीवी से मिलना है, कब उसे अपने बच्चों से मिलना है, किस तरीके से उसे शासन प्रशासन में आना है, कौन सा ढंग अपनाना है, किस तरीके से उसे सुरक्षित रहना है। जैसे आप देखिए कि जस्टिन आता है, मेगास्थनीज आता है मौर्य साम्राज्य के दरबार में, तो मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका भी मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह भी हमें जानकारी देती है मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा रचा गया मुद्रा राक्षस, वह भी हमें जानकारी देता है मौर्य साम्राज्य की। जस्टिन ने जो लिखा था, यूनानी लेखक थे जस्टिन, तो उनके लेखनी से भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था और किस तरीके का था। इसके अलावा आप बात कर लें सिंहली साहित्य की, जो बौद्ध धर्म का है, दीपवंश है ना, और महावंश, इन दोनों से भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था और श्रीलंका तक इनका विजय हो गया था। श्रीलंका बाद में अशोक को आप देखिए कि अपनी पुत्री और पुत्र को भेजते हैं श्रीलंका, तो इन तक बातें आती है। इसके बाद बातें आती है जूनागढ़ अभिलेख की। जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है,
उस अभिलेख में भी चंद्रगुप्त का नाम उत्कीर्ण किया जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था। बाद में इस झील का जो है सो पुनर्निर्माण करवाया गया। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, और यह इतिहास का सबसे बेहतरीन साक्ष्य होता है साहित्यिक स्रोत, क्योंकि इन स्रोतों से पता चलता है कि रियल में इतिहास क्या था। समकालीन लोग जो लिख रहे होते हैं उनसे पता चलता है कि रियल में इतिहास क्या था और किस तरीके से। इसके अलावा आप देख लीजिए कि अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। अशोक जब आप पढ़ेंगे ना, एक बेहतरीन क्लास चलेगी अशोक पर। अशोक जिन्होंने शिलालेखों का रचना की, जिन्होंने अभिलेखों की रचना की, जिन्होंने पत्थरों पर खुदवाए कि वो क्या थे, किस तरीके से थे, और संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में देखने को मिलेगा। अनेक लिपियों का प्रचलन हुआ था मौर्य साम्राज्य में। तो हम लोग विशेष तरीके से पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि मल्टी डायमेंशनल वे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, है ना। और अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है हमारे दोस्त, तो वैलेंटाइन वीक में आप लोगों के लिए शेर अर्ज है, आप लोग थोड़ा उन सब चीज़ों पर ध्यान न दें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इश्क करना है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकली तो आपको कामयाब बना देगी, है ना। इसीलिए गुलजार साहब कहते थे कि इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, वो खुद ही तलाश लेती है जिसे बर्बाद करना होता है। चलिए पुनः वापस आते हैं हम लोग। तो इसकी तलाश में मत निकलो, निकलो पढ़ाई की तलाश में, निकलो अपने कैरियर की तलाश में, निकलो अपने सक्सेस की तलाश में। देन यू विल गेट द सक्सेस एंड यू डिजर्व द सक्सेस यू विल गेट। यू हैव टू अचीव द बेटर। या then we are going to come on topic on Mauryan Empire. We are talking about Mauryan Empire कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, किस तरीके से था, है ना, और उनका राजनीतिक इतिहास कैसा रहा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है ये चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कैसे बने चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसकी कहानी थी जो पुराने वीडियो में आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस वंश के हैं, किस जाति के हैं, किस कुल के हैं, है ना। ऐसे ही आप इतिहास को नहीं पढ़िए, इतिहास को कहानियों के माध्यम से समझिए ना कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। इतिहासकारों के बीच यह मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। जनरली क्या होता है इतिहास में, इतिहास कैसे समझते हैं आप, इतिहास में पता कैसे चलता है आपको? तो देखिए, एक शासक है जिसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार बात करें, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है अजातशत्रु, इसका भी एक पुत्र है जिसका नाम है उदयन। इज दैट क्लियर? तो बिंबिसार जिस कुल के हैं उसी कुल के उनके बेटे, उसी कुल के उनके बेटे, और यह चला आ रहा है। तो इतिहास ऐसा था, महापद्मनंद जिस कुल के हैं उस कुल के उसके बेटे, तो चला आ रहा है, यह इतिहास ऐसा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसी को पता ही नहीं था ना। क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं पता था? है कोई जवाब? बताइए। क्योंकि वो कहां से ले आया गया और किसने उठा के ले आया वो किसी को नहीं पता था। चाणक्य ऐसे ही सडनली जाते हैं और उनको एक बालक दिखता है वो उस बालक को उठा के ले आते हैं, उस बालक को वो ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, शिक्षा देना शुरू करते हैं, धीरे 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 अपने स्वप्न की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि चाणक्य कहते भी यही बात है ना कि आप अपने स्वप्न की तरफ बढ़िए, और अपना जो आपने स्वप्न खोज के रखा है उस स्वप्न की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु जब ये बनते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को ये उठा करके लाते हैं, तो बाद में अलग अलग इतिहास में जब हम देखेंगे तो इतिहास में क्या होता है कि ब्राह्मण परंपरा है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मूरा नामक स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हैं, इसलिए यह शूद्र हैं, क्योंकि मूरा शूद्र थी, है ना। लेकिन महावंश, जो महावंश है वो बौद्ध साहित्य है, और महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का कहा जाता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। ब्राह्मण परंपरा, मूरा नामक स्त्री से पैदा लिए हैं इसलिए ये शूद्र हैं, ठीक है। लेकिन महावंश जो बौद्ध साहित्य है वो क्या कह रहा है कि क्षत्रिय कुल के हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि परिशिष्ट पर्वन जो है वो भी कहता है
कि मोर पालक का पुत्र हैं, लेकिन मुद्रा राक्षस कहता है, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखा था, वह मौर्य साम्राज्य का बेहतरीन इतिहास है। इसमें यह कहता है कि वृषल इनकी पहचान थी, इसलिए यह शूद्र हैं। लेकिन मुद्रा राक्षस के अलावा अगर राजपूतानों की परंपरा देखें, राजपूतों की परंपरा देखें, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य को राजपूत बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को राजपूत से उत्पन्न बताते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजपूत से उत्पन्न बता रहे हैं, इसलिए आप यह बात मान के चले कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, किस तरीके से उन्होंने शासन प्रशासन प्रारंभ किया है और कैसे उन्होंने इतिहास में इतनी उपलब्धि हासिल की। हम बस उनके उपलब्धियों को पढ़ेंगे, हम इस बात पे नहीं जाएं कि कौन थे। बस इस बात को मानिए कि वह मनुष्य थे, उनमें राजा बनने की समस्त गुण मौजूद थी, इसलिए वो शासक हुए, और शासक बनने की समस्त गुण मौजूद थी। उन गुणों की पहचान चाणक्य ने की और चाणक्य ने उसमें और निखार ला दिया। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि एक मिट्टी का घड़ा है, घड़ा बना रहे हैं, और जब उस घड़ा को बना रहे होते हैं ना, तो उसको बनाते समय जिधर ठोक दीजिएगा उधर ठोका जाएगा, जिधर इन्हें मारिएगा तो इन्हें थचक जाएगा, इन्हें मारिएगा इन्हें थचक जाएगा। अगर अच्छे से मारिएगा ना तो गोल एकदम मस्त घड़ा बनेगा, और अगर पतला बनाइएगा ना तो वो सुराही बनेगा। इज दैट क्लियर? वो सुराही बनेगा, और उसके बाद अगर उसको सजा दीजिए तो वो सज भी जाएगा। यानी मिट्टी का कच्चा घड़ा जो होता है ना, उसको कुम्हार अच्छे से बनाता है तो एकदम सुडौल बनता है, और इधर उधर थचका देता है तो थचक जाता है, मतलब पचक जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन जब वो अच्छा वाला घड़ा बनता है और एगो थचका थुचका है, इधर से थचका है इधर से थचका है, तो ऐसनकन घड़ा जो रहेगा ना, उसको अगर खरीदने जाइए तो खरीदने के लिए दुकान पे दोनों घड़ा रखा हुआ है, एक एकदम अच्छा सुडौल दिख रहा है, वो भी मिट्टी का है, वो भी बनने में उतना ही टाइम लगा है, पकने में भी उतना ही टाइम लगा है। वही थचकल थुचकल वाला भी मिट्टी का ही है, बनने में भी उतना ही टाइम लगा है और पकने में भी लगा है। लेकिन आदमियन जो होता है ना, वो जा करके क्या करेगा कि न हमरा बढ़िका दहूँ की खराबका ले जे भाई, वो बहुत खराब होता है, तो बढ़िका ले जाता है। क्यों बढ़िका ले जाएगा भाई? और बढ़िका के अगर 100 रुपया दाम है तो वो 100 रुपया में ले लेगा, लेकिन थचकल थुचकल अगर 30 रुपया का भी है नहीं लेगा। बनाने में उतना ही टाइम लगा है। आप समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझिएगा, मैं बताता हूँ। बनाने में उतना ही टाइम लगा है, पकाने में उतना ही टाइम लगा है, लेकिन इसको लोग ज़्यादा वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि वो वैल्यूएबल दिख रहा है। उसका गुरु जो था, उसका बनाने वाला जो था, वो वैल्यूएबल था, उसने उसमें टाइम दिया और उसको अच्छे से बनाया। दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य के अंदर वो मिट्टी वाली क्वालिटी तो थी, लेकिन वो जब कच्चा मिट्टी थे ना, तो उस समय बनाने वाला गुरु जो थे वो बहुत बेहतरीन थे। उन्होंने उसको अच्छा बनाया, उन्होंने उसको अच्छा सिखाया, और अच्छा सिखा के अच्छा बना के जब एक शासक का रूप दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य शासन करने के योग्य बनते हैं, और वो शासन करते हैं। कब से कब तक करते हैं? तो 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था दोस्तों। 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था मगध पर। इज दैट क्लियर? और चंद्रगुप्त मौर्य पर जब शासन रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाचारी शासक थे, मतलब कि जो उनकी इच्छा होगी ना वही वो शासन प्रशासन में करेंगे। और स्वेच्छाचारी होने का मतलब क्या है कि वो समस्त प्रशासन अपने हाथों में रखे हुए थे। और किसकी सहायता से शासन कर रहे थे? किसकी सहायता से कर रहे थे? तो जाहिर सी बात है कि चाणक्य की सहायता से ही करेंगे। क्यों चाणक्य की सहायता से करेंगे? क्योंकि उन्होंने बनाया है, वो उनके राजनीतिक गुरु हैं। सॉरी, वो उनके राजनीतिक गुरु हैं, तो उनकी सहायता से ही वो करेंगे ना। तो वो उनकी सहायता से शासन कर रहे हैं। उन्होंने उनको सहायता करने का पूरा तरीका बताया, सहायता करने का पूरा टिप्स बताया। हाँ हाँ, डाउट्स लिए जाएंगे दोस्त। हाँ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बनते हैं, और चाणक्य उनके बाद भी शासन को सिखाते हैं और अच्छे से। हाँ हाँ विपिन, राजनीतिक इतिहास भी बता रहे हैं भाई, और सामाजिक इतिहास भी बता रहे हैं, आर्थिक भी बताएंगे। हाँ हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, हाँ डाउट्स आप लोग देते रहेंगे। देखिए,
चाणक्य बहुत बेहतरीन इंसान थे। चाणक्य की बात जब आती है तो उनके बारे में बात करना जरूरी है। वो कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदारों को छोड़कर पराये लोगों को ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़्यादा महत्व देता है, वह एक दिन स्वयं भी नष्ट हो जाता है और जिसका राज है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए पहला स्वभाव आपका होना चाहिए कि अपनों को महत्व दीजिए, अपने व्यक्तित्व को महत्व दीजिए, अपने लोगों को महत्व दीजिए। अपने दोस्त हो गए, अपने आपके चहीते हो गए, आपका प्रेम हो गया, आपके फैमिली हो गई, उनको महत्व दीजिए। दुनिया वालों को महत्व देने से कोई मतलब नहीं। और हम कैसे हैं वो हम जानते हैं, आप कैसे हैं वो आप जानते हैं। तो आप लोगों को ये प्रूफ करने में क्यों लगे होते हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या आपकी अच्छाई सही है या नहीं है। आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं भी नष्ट हो जाइएगा प्रूफ करते करते। इसलिए बेहतर है कि आप उन लोगों का केयर कीजिए जो आपका केयर करते हो, जो आपके अपने हो। इज दैट क्लियर? ये चाणक्य की बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास में। राजनीतिक इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, तो सबसे पहले सेलुकस निकेटर को पराजित करता है। सेलुकस निकेटर को पराजित करता है, ठीक है। सेलुकस निकेटर कौन था, फिर से बात कर लें तो ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर कौन था, तो सिकंदर जो पूरा विश्व जीतना चाहता था उसका सेनापति था। अब सेलुकस निकेटर को जब पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो उससे संधि होती है, और संधि होने के बाद फिर आइए मैप बनाते हैं। मैप बनाएंगे तो कांधार, काबुल, हेरात, कांधार, काबुल और हेरात जो पश्चिम का इलाका था वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। कौन देता है? सेलुकस निकेटर देता है। इसके बाद सेलुकस निकेटर अपनी बेटी हेलना या हेलिना जो भी कह लीजिए, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य दामाद हो गए सेलुकस निकेटर के, ठीक है। और काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, मकरान भी दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन देता है ये सारा प्रदेश? सेलुकस निकेटर, ठीक है। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान याद रखिएगा। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि 500 हाथी सेलुकस निकेटर को देते हैं उपहार में कि ससुर जी ले लीजिए, 500 हाथी ले लीजिए। आप भी क्या याद रखिएगा कि किस इंसान से पाला पड़ा था, जिंदगी भर इससे लड़ते रहे हैं। जब से वो सिकंदर का डर था, जब से वो घनानंद से लड़ रहे थे, तब से सेलुकस निकेटर से भी लड़ाई होती रहती है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं तो सेलुकस निकेटर हार जाता है और उस पराजित होता है, उसको जेल में भी रखा जाता है। उसके बाद ये काबुल, कांधार, मकरान और हेरात चारों प्रदेश देता है। उसके बाद अपनी बेटी हेलिना से विवाह करा देता है। तब 500 हाथी देते हैं ये खुश होकर कि लीजिए 500 हाथी ले जाइए जाइए। और हेलिना का नाम क्या था? हेलिना का एक और नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया, कार नहीं लिया, हाथी लिया, हाथी दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह होता है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि सेलुकस को छोड़ देता है कि जाइए हाथी लाइए और ले जाके चल जाइए, हाथी लेके चल जाइए। जब हाथी लेके सेलुकस निकेटर चल जाता है तो यह अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त के दरबार में कि जाओ मेरे दूत, चंद्रगुप्त के दरबार में जाओ और वहाँ का इतिहास लिखो, वहाँ के बारे में लिखो, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखो, मौर्य साम्राज्य के साथ हमारा संबंध स्थापित करो और मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखो। तो मेगास्थनीज आता है, मगध साम्राज्य में आता है। वो आने के बाद इंडिका नामक पुस्तक लिखता है और इंडिका में मौर्य साम्राज्य का जिक्र करता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र करता है, मगध एम्पायर का जिक्र करता है। और मगध एम्पायर के बारे में ये लिखता है कि यहाँ का राजप्रसाद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा राजप्रसाद है। राजप्रसाद क्या होता है भाई? कोई प्रसादी था का भगवान का? नहीं, राजप्रसाद का मतलब होता है किला। किला होगा ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा है, शासक है, तो किला होगा। अब किला होगा ना, उसी किला पर वो शासन करेंगे, तो उस किला को हम क्या कह रहे हैं? राजप्रसाद कह रहे हैं। और राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद मगध एम्पायर का बहुत बड़ा था। यह कौन लिख रहा है? यह लिख रहा है सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज। किसमें? इंडिका में। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं, जैसे जैन साहित्य का संकलन, जैन साहित्य का संकलन होता है, ठीक है। और जैन संगीति होता है, प्रथम जैन संगीति,
जिसके नेतृत्व करता स्थूलभद्र बनते हैं। यह सवाल आता है, सवाल जो आने वाला है ना, जैसे मेगास्थनीज के लेखक इंडिका, ये सवाल आता है, सेलूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, ये सवाल आता है। तो सवाल आने वाला ही आपको बता रहे हैं। कौन कौन सा प्रदेश दिया, ये सवाल आता है। इसके अलावा सवाल आता है कि प्रथम प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी जैन संगीति। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल बाहु इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है? तो यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में दीक्षित हो जाता है, जैन धर्म ग्रहण कर लेता है, और इसके बाद यह जीवन का अंतिम दिनों में अपना शासन, अपना पदभार अपने बेटे बिंदुसार को देकर के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। अपने जीवन का त्याग करने के लिए श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। श्रवणबेलगोला के पर्वत पर वह अन्न और पानी त्याग कर अपना जीवन त्याग देते हैं, भूखे मर जाते हैं, भूखे रहते हैं वो, भूख। क्योंकि मैसूर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, हाँ सही है आप, हाँ जी, चलिए। तो श्रवणबेलगोला और चंद्रगिरी पर्वत पर बाद में, हाँ ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत पर बाद में मैं बता ही रहा था कि श्रवणबेलगोला, तो बाद में चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त नगर बसाई गई थी। वो तो सर बाद की बात है। हम बात क्या कर रहे थे कि यह जैन धर्म में दीक्षित होते हैं। जैन धर्म का यह रूल है कि अगर आपको जीवन का त्याग करना है तो अन्न पानी का त्याग करके भी आप जीवन का त्याग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक बात याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जब आया था ना, तो उसने कौटिल्य का कोई वर्णन नहीं किया था। सेलूकस निकेटर शायद उससे नाराज होंगे और उन्होंने बोल दिया होगा कि जाओ उस आदमी का वर्णन मत करना, तो नहीं किया था। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, कौटिल्य कौन है वो देख लें। इनके प्रधानमंत्री तो हैं ही चाणक्य और कौटिल्य, लेकिन कौन है वो देख लें, क्योंकि कौटिल्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाणक्य ने ही मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति करवाई थी। तो इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, यह कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने किसकी हेल्प की थी? चंद्रगुप्त की हेल्प की थी। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, महामत्य थे ये चंद्रगुप्त के। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और इनके बारे में क्या खास है? तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र 15 प्रकरणों में विभाजित है, 15 अभिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र विश्व का प्रथम राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं? तो ये अर्थशास्त्र में ही बताते हैं कि शासन करने के 7 प्रमुख तत्व होते हैं। वो 7 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो वो 7 प्रमुख तत्व हैं राजा, अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री, सेना, कोष, दुर्ग। राजा, अमात्य, मंत्री, सेना, कोष, दुर्ग, जनपद और मित्र। हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्रमुख तत्व है किसके? शासन करने के। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौटिल्य ही समाज के बारे में बताते हैं, राजा के बारे में बताते हैं। राजा को किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का समाज होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था का संचालन कैसे होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को नैतिकता भी वो सिखाते हैं कि नैतिकता क्या होती है, किस तरीके की नैतिकता होनी चाहिए एक शासक के अंदर, किस तरीके का यह होना चाहिए, है ना। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आपकी सोच क्या है। आपको सोच बेहतर रखना चाहिए, सोच मैच्योर होना चाहिए। अगर आप मैच्योर लेवल का सोच रहे हैं तो आपकी उम्र 7 साल की भी होगी तो आप IAS की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे लोग देते हैं। इज दैट क्लियर?
तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी यह है कि आपकी सोच क्या है ना। तो यह चाणक्य बहुत ही बेहतरीन बात करते हैं कि चाणक्य का बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहेंगे कि जो धैर्यवान नहीं होते हैं ना, जिनके पास पेशेंस नहीं होता है ना, उनके पास न तो भविष्य होता है, न ही वर्तमान होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है ना, तो उनको लगेगा कि अच्छा अभी हमको जो चाहिए ना, हमरा अभी ये चाहिए, हम बाद तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं करेंगे भाई? तो हमरा अभी चाहिए तो चाहिए, चाहे जे हो जाए, हमरा अभी ये चाहिए। इसलिए जो धैर्यवान नहीं होते हैं वो वर्तमान भी खो देते हैं सोचते सोचते, और भविष्य भी उनका खराब हो जाता है। बेहतर है कि अब धैर्यवान बने। चलिए, बात हम लोग अगले शासक की करेंगे, बिंदुसार। बिंदुसार कब से कब तक? तो बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने क्या क्या किया? कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं किया। यह चंद्रगुप्त के बेटा थे, बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक, 273 ईसा पूर्व तक कौन थे? पुत्र थे। किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनका एक नाम पड़ा था अमित्रघात। अमित्रघात इनका नाम था। सवाल ये आता है कि अमित्रघात के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार के और भी सवाल आते हैं मेरे दोस्त। बिंदुसार का सवाल आता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला जाता था? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला जाता था? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहते हैं। भद्रसार, भद्रसार। दूसरा, आगे देखिएगा कि यूनानी लेखक इनको क्या बोलते हैं। यूनान के जो लेखक हैं वो इनको बोलते हैं अमित्रावत्स। अमित्रावत्स, ठीक है। इसके अलावा जैन ग्रंथ में इनको क्या बोला जाता है? जैन साहित्य में बिंदुसार को क्या बोलते हैं? तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन बोलते हैं। सिंह सेन, ठीक है। स्ट्रैबो, जो एक लेखक था विदेश का, स्ट्रैबो, वह बिंदुसार को क्या बोलता है? तो वह बोलता है अलिट्रोकेट्स। अलिट्रोकेट्स बोलता है। देख लीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ, राइटिंग ठीक नहीं है मेरा। अलिट्रोकेट्स बोलता है। राइटिंग ठीक है, बोर्ड पे ठीक नहीं बैठ रहा है। अगला, अगला क्या है? चीनी विवरण में इसको बोला जाता है बिंदुपाल। हाँ हाँ, सही है। अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात तो उसका अन्य नाम था। चीनी विवरण में, चाइना में इसको बोला जाता है अमित्रपाल। अमित्रपाल। इज दैट क्लियर? बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का मतलब ही है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक और सुसीम। हाँ, सही है। अशोक अपने भाइयों को मारकर बनता है, उस पर बात करेंगे। अशोक पर तो पूरा क्लास ही लेंगे भाई, इसलिए अशोक के बारे में आज ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में नहीं रहेगी, क्योंकि अशोक पर पूरा क्लास लेंगे। हाँ, अरे हाँ, शिलालेख, कलिंग विजय पर भी बात करेंगे विवेक। हाँ हाँ हाँ, समीक्षा। हाँ, तो डाउट्स पे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग चैट करने लगते हैं आपस में। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, है ना। तो कलिंग विजय अशोक का था ना, अशोक पे बात करेंगे कल। अभी देख रहे हैं कि देखिए, बिंदुसार जब शासक बने तो उनके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। दो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। एक तक्षशिला में हुआ था, है ना, और तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, दोनों महत्वपूर्ण विद्रोह, उसमें उन्होंने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा था दबाने के लिए विद्रोह को। जब अशोक तक्षशिला गया तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उनके फादर बीमार हो गए हैं और घर में उनकी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अशोक बड़ा पुत्र नहीं थे, सुसीम बड़ा था। तो सब लोग चाहते थे कि सुसीम शासक बनेगा, लेकिन वो सुयोग्य नहीं था। सुयोग्य अशोक ही था बेहतर। तो अशोक वापस आता है
और उस समय एंटियोकस जो सीरिया का शासक था, एंटियोकस का राजदूत आया था यहाँ डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में। जब एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आता है तो एंटियोकस को हम लोग मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी मानते हैं कि मेगास्थनीज के बाद कोई राजदूत आया है तो चलो उसका उत्तराधिकारी है। लेकिन बिंदुसार बहुत ही बेहतरीन शासक थे, और जब बिंदुसार अपने काल में काम कर रहे थे तो उन्होंने भेजा, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ आपके चैट्स देख रहा हूँ, तो उन्होंने भेजा अपने यहाँ से भी राजदूत। लेकिन उन्होंने अशोक और सुसीम को जब तक्षशिला भेजा था, अशोक और सुसीम को, तो इस समय बिंदुसार की तबीयत बाद में बिगड़ गई। जब अशोक वापस आ जाते हैं और तक्षशिला का विद्रोह वो दबा के आते हैं, तक्षशिला में अब विद्रोह नहीं रहा। जब अशोक वापस आ जाते हैं तो अशोक को लगता है कि अब शासन की बागडोर मेरे हाथों में होनी चाहिए, और उसी समय बिंदुसार की मौत होती है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी अपने उस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। इसलिए अशोक का नाम पहले जब इतिहास में लिया जाता है तो चंडाशोक के नाम से लिया जाता है कि वो बहुत चंड था, प्रचंड था, बेकार था, बहुत किसी को भी मार देता था, किसी को भी काट देता था, ऐसा वाला शासक था। लेकिन बात करेंगे कि अशोक चंडाशोक से धम्माशोक कैसे बनते हैं। यह एक सफ़र है। अशोक किस तरीके से धर्म को अपनाते हैं, अशोक किस तरीके से अच्छी तरीके से शासन करने लगते हैं, अशोक कैसे शासन करते हैं जो शासन की पद्धतियों में वो बहुत ही महान हो जाते हैं। तो हम लोग मौर्य वंश को आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा, बिंदुसार आपने पढ़ा, चाणक्य पढ़ा, तो अशोक के बारे में पूरी की पूरी वीडियो बनेगी, क्योंकि शिलालेख और बाकी स्तंभ लेख वगैरह उसमें पढ़ाना है। तो अभी आपका होमवर्क होगा क्या कि चंद्रगुप्त के बारे में आप पढ़ें और लिखें, बिंदुसार के बारे में लिखें, चाणक्य को पढ़ें लेकिन चाणक्य के नीतियों के बारे में लिखें। चाणक्य का नीति लिखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, और चाणक्य के बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाणक्य की नीतियों के बारे में ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको क्या कहा जाता है ना कि चाणक्य कहते हैं कि हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। तो अगर कोई हार गया हो, अगर कोई फेल हो गया हो, तो फेल से जाकर के आप सलाह लिया कीजिए कि क्या गलती की उसने कि वो फेल हो, क्यों वो फेल हो गया लाइफ में। और अगर वो जीत गया है कोई व्यक्ति, तो उसका अनुभव लीजिए कि जीतने के बाद उसे क्या महसूस हो रहा है, किस तरीके से स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल के बाद वो जीत रहा है। तो उसका स्ट्रगल और अपना दिमाग लगाइए कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, ये वाला कि ये वाला, दोनों में से कौन ठीक है। और जो रास्ता आपको ठीक लगे अपने दिमाग से चलिए, देन आप जिंदगी में कभी नहीं हारिएगा। यह चाणक्य का बात है, और यह बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। इन्होंने नीतियों का संकलन दिया है। तो हम फिर से कहेंगे आपको, क्या कहेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। फायर लहरा दो, धूम मचा दो पढ़ाई की दुनिया में, धूम मचा दो इतिहास की दुनिया में, और लगे कि हाँ जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट हो रहा है, उनका कहीं भी रुक नहीं रहा है। तो पढ़िए, बस वीडियो देख के नहीं चलेगा काम, आप रेफरेंस लीजिए, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ के कमेंट कीजिए, डाउट्स आप डालिए, और बस पढ़ के बताइए कि हाँ मैंने पढ़ा है, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। ये रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, और उस पढ़ाई के साथ वो बात होनी चाहिए, है ना। मैं कहता क्या हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं विदा लेता हूँ आपसे, और पुनः मिलूंगा अशोक के वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।